हाय गाइस, आज हम बात करेंगे इंग्लिश में टेंसेस का लास्ट टेंस। लास्ट टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस। अब इस टेंस के नाम से तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि हम आज क्या बात करने वाले हैं। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल, ठीक है। भविष्यकाल का मतलब अभी से जो आगे बोले जाने वाले जो वाक्य होते हैं या फिर जो आगे भविष्य में बोले जाने वाले वाक्यों को हम फ्यूचर टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जिसमें फ्यूचर टेंस हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहली चीज तो ये कि ये टेंस भी, फ्यूचर टेंस भी 4 तरीके के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी सबकी अपनी अलग अलग रेगुलेशन है। वन बाय वन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको हम कहेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है, या ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, या ये फ्यूचर परफेक्ट का, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ये टेंस भी बहुत इजी है लास्ट के बाकी टेंसेस की तरह, ठीक है। हमने आपको प्रेजेंट में पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट में पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट, और आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको हम कहेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है। उसके लिए हमें इसकी पहचान जानना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा क्या आता है सेंटेंस में कि हम कहेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। तो कोई भी इंसान कोई भी काम करेगा, फ्यूचर में सिंपल सिर्फ करेगा, करेगी, करेंगे, वहां पे बात आती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। इसका जो रूल है, इसको जो बनाने का तरीका है, क्या है? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। पहले के टाइम पे विल और शैल का यूज होता था, मतलब आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते थे, और बाकी जितने भी हमारे कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होते थे, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल हो, उनके साथ हम क्या यूज करते थे? जैसे कि यू, दे, शी, ही, या फिर किसी का भी नाम, पहले हम इनके साथ यूज करते थे विल। अब ऐसा नहीं है। अब शैल को यूज करने की कुछ कंडीशंस हैं, वो कहां पे यूज करेंगे इसको हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल आप इतना बस समझ लीजिए कि कैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, वी हो, यू हो या दे हो, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम हो, सम पीपल, सम स्टूडेंट, कुछ भी, सब में सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है और कोई नया रूल नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। हमने आपको बोला कुछ लोग यहाँ आएंगे, ठीक है, कुछ लोग यहाँ आएंगे। तो कुछ लोग को हम क्या कहते हैं? सम पीपल। सब्जेक्ट के बाद क्या? विल। सम पीपल विल यहाँ आएंगे, सम पीपल विल कम हियर, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में अगर कन्वर्ट करें तो कैसे बनेगा देख लेते हैं एक बार। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये था हमारा अफर्मेटिव। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस विल और नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वोंट। क्या बोलते हैं? वोंट। वांट नहीं, वोंट। बोलते भी वोंट है, लिखते भी वोंट है, ठीक है, सिंपल वोंट। तो सम पीपल विल नॉट कम हेयर, या फिर सम पीपल वोंट कम हेयर। एक बार लिख के देख लेते हैं। सम पीपल वोंट, वांट नहीं, वोंट, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। वोंट कम हेयर, यहां पे वोंट का मतलब विल नॉट से है, ठीक है। अब हम इसको बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने की। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे हम बाकी टेंसेस में करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसमें भी करेंगे। क्या? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
बस इसके बाद आप ऑब्जेक्ट, अदर, जो भी हो इसके आगे आप ट्रांसलेट करते रहिए। यही एकमात्र तरीका होता है किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो 2 सेंटेंसेस मिला के लिखे गए हो या 2 से 3 सेंटेंस मिला के लिखे गए हो, अगर उन्हें आपको ट्रांसलेट करने का तरीका समझना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर उसमें देखिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है टेंस के अकॉर्डिंग, उसको लेना है। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट या सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी कि सेकंड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, ये भी आप पे टेंस पे डिपेंड करता है। फिर ऑब्जेक्ट और अदर। इसी सीक्वेंस में अगर आप किसी भी सेंटेंस को बनाना चाहेंगे बहुत ही आसानी से बन जाएगा, क्योंकि बनाने का, इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाने का यही एक तरीका होता है। ठीक है, चलिए क्या था हमारा सेंटेंस, सम पीपल विल कम हेयर। अब यहां पे बात इंटरोगेटिव सेंटेंस की आई है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में, ये पंक्चुएशन मार्क है, इसको भी लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो क्या कुछ लोग यहां आएंगे? अब ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सो विल some people come here। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। अब बात आती है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो उसमें भी यही एक फॉर्मेशन है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस यहां पे एक छोटा सा ऐड कर देंगे हम, एक नॉट। सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट यूज करेंगे। सो यहां पे भी क्या कुछ लोग यहां नहीं आएंगे, तो इसको लिखने के लिए will some people not come here। ठीक है, कोई डाउट है? फाइन। यहां पे इस सेंटेंस के साथ हमारा खत्म होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट तो कंप्लीट हो गया, ये बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। अब इस कंटिन्यूअस टेंस से ही आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूटी, किसी भी काम में कंटिन्यूटी होना, मतलब वो काम अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे कौन से हिंदी में बोले जाने वाले वाक्य हैं जिनमें हम ये बताएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, इसको फ्रेम करने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस सेंटेंस, इस टाइप के टेंस में क्या पहचान होती है, ऐसे कौन से वाक्य होते हैं, ऐसा क्या उनमें आता है कि वहां पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगता है। ठीक है, जैसे करता रहूंगा या फिर रहा होगा, रहे होंगे, कुछ इस तरीके से अगर आता है तो वहां पे बात होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। ज्यादा कुछ नहीं, ये भी बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद विल, क्योंकि विल पहचान होती है फ्यूचर के सेंटेंसेस की, फ्यूचर के टेंसेस की, तो विल के बाद एक छोटा सा बी सॉरी ing, then plus object and other। Excuse me। So same sentence अगर हम बात करें तो कुछ लोग यहाँ आएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ आते रहेंगे या कुछ लोग यहाँ आ रहे होंगे, तो वहां पे क्या बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वो बच्चे खेल रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। भाई बच्चे हैं तो खेलेंगे ही, उनके पास और क्या काम ही क्या है, खेल रहे होंगे। अब इसको ट्रांसलेट करना है तो कौन खेल रहे होंगे, वो बच्चे। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, वो बच्चे, यानी कि दोज चिल्ड्रेन। दोज चिल्ड्रेन विल बी, हेल्पिंग वर्ब यही है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे होंगे, खेल, तो प्ले, विल बी प्ले, और इसमें ing लगा देंगे तो प्लेइंग, विल बी
playing. एक सिंपल सा फुल स्टॉप, योर सेंटेंस हैज बीन डन. ओके फाइन. वो बच्चे खेल रहे होंगे, दोज चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग. अब इसी में अगर हम इन नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, विल नॉट बी का यूज करेंगे, बाकी सब वैसा एज इट इज, दैट्स इट. तो इसमें भी दोज चिल्ड्रन विल नॉट बी या वोंट बी प्लेइंग. ठीक है, और कुछ खास नहीं. अब हम बात करते हैं इन्हीं सेंटेंसेस में हमारे इंटेरोगेटिव. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम ज्यादा कुछ खास नहीं करना है. इसमें भी सब्जेक्ट और विल को बस एक दूसरे के प्लेस पर रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट. सो विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, बी, बाकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट. सो वो बच्चे खेल रहे होंगे, क्या वो बच्चे खेल रहे होंगे? ठीक है, ठीक है, क्या वो बच्चे खेल रहे होंगे? सो विल दोज बॉयज, those children, sorry, will those children be playing? अब हम अगर इनको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाए तो कैसा बनेगा? will सब्जेक्ट प्लस बी, तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट बी, यहां पर एक नॉट आ जाएगा. ठीक है, सो will those children not be playing, that's it. ठीक है, किसी को कोई डाउट है? इसी के साथ ये हमारा खत्म होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. ठीक है, वैसे भी अगर हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो क्या पहचान होती है उसकी? जी हाँ, लिया, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है. ठीक है, तो अब इसी के साथ हम अगर फ्यूचर में इसकी रिकग्निशन देखेंगे, जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही आप रिलेट करके देखेंगे तो इसकी क्या पहचान होगी? चुकेंगे, चुकेगा, चुका होगा, या किया होगा. ठीक है, चलिए अब इन सेंटेंसेस, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में इस तरीके का वर्ड अगर आपको मिल जाए, ऐसे शब्द मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. ठीक है, अब हम इसको अगर सेंटेंस को फ्रेम करें तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट जो होता है एज इट इज, विल, क्योंकि भाई फ्यूचर की पहचान ही यही है, देन उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी एज इट इज जो होता है ऑब्जेक्ट एंड अदर, दैट्स इट, विद अ फुल स्टॉप. ओके, so now if we take example, जैसे मैंने कहा कि आप अपना काम, आप अपना काम कर चुके होंगे. ठीक है, आप अपना काम कर चुके होंगे, तो कौन अपना काम कर चुका होगा? आप. यू will have, सिंपल थर्ड फॉर्म will के have के बाद कभी भी डायरेक्ट कोई वर्ब आती है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म आती है. ठीक है, इसमें कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन नहीं है. you will have done your work. ठीक है, you will have done your work. फाइन. अब हम इसको अगर इसमें नेगेटिव बनाएं, अच्छा बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अपना का मतलब क्या होता है. यू के लिए अपना, योर, यहाँ पे एक हम लिख देते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट. यू के लिए अपना योर. ठीक है, आई के लिए अपना माय, ही के लिए अपना हिज, शी के लिए अपना हर. ठीक है, बॉय के लिए भी हिज, गर्ल के लिए भी हर,
किसी लड़की के नाम के लिए हर, किसी लड़के के नाम के लिए, अपने के लिए हिज, ठीक है। वी के लिए आर, ओके। दे के लिए देर, ठीक है, दे के लिए देर, एंड मेरे हिसाब से हो गए हैं सारे, ओके। सो यू विल हैव डन योर वर्क, ठीक। अब अगर हम इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे तो आप अपना काम नहीं कर चुके होंगे, तो यू विल नॉट हैव डन योर वर्क, यू विल नॉट हैव डन योर वर्क, ठीक है। क्या बनेगा? यू विल नॉट हैव डन योर वर्क, ठीक है। अब हम इसमें अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ये था हमारा अफर्मेटिव, अब हम नेगेटिव बना चुके हैं, अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव, तो कैसे बनेगा? विल यू हैव डन योर वर्क, डन योर वर्क विद अ क्वेश्चन मार्क। अब हम अगर बात करेंगे कि हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो कैसे बनेगा? Will you not have done your work? Not have done your work, ठीक है, with a question mark। फाइन। इसी के साथ आपका फिनिश होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम बात करेंगे, पहले तो बोर्ड क्लीन करते हैं। Okay, fine. So now we are going to see the future perfect continuous tense. Future perfect. Future. Future perfect continuous tense. Okay. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी रेकग्निशन क्या होती है? ऐसे कौन से हिंदी में बोले जाने वाले वाक्य हैं या पढ़े जाने वाले वाक्य हैं जिनको हम कह सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी पहचान है, बिल्कुल वैसा ही रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, लेकिन एक डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट टाइम के साथ, ठीक है। तो वहां पे बात kरेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसे कि मैंने कहा कि मैं मेहमानों के लिए दो दिन तक खाना बनाती रहूंगी, खाना बनाती रहूंगी, बनाती रहूंगी या बना रही होंगी, ठीक है, दोनों एक ही बात है, बनाती रहूंगी। ठीक है, सो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम समझ लेते हैं रूल को कि क्या रूल होता है। ज्यादा कुछ खास नहीं, बिल्कुल वैसा ही सिंपल, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन, जो एज इट इज प्रेजेंट और पास्ट में था बिल्कुल वैसा ही है। विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ओके। उसके बाद हमारा जो टाइम है, फिर जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी हमारा अदर कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है कि हम अभी तक प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस में डेफिनिट टाइम के लिए सिंस और इनडेफिनिट टाइम के लिए फॉर का यूज करते थे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि डेफिनिट टाइम के लिए, इसको मैं रब कर देती हूँ, यहाँ पे हम बात करेंगे कि डेफिनिट टाइम के लिए हम सिंस का यूज नहीं करेंगे, डेफिनिट टाइम के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्यूचर में बोले जाने वाले सेंटेंस, फ्यूचर में किया जाने वाला काम कभी भी उसकी शुरुआत नहीं हुई होती है, उसकी शुरुआत हो रही होती है, यानी कि बिगिनिंग हो रही होती है। और जब भी किसी काम की शुरुआत हो रही होती है तो वहां पे हम फ्रॉम वर्ड का यानी कि इस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ना कि सिंस का, ठीक है।
तो बिल्कुल क्लियर है कि फ्रॉम हम यूज करेंगे डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर हम यूज करेंगे इनडेफिनिट टाइम के लिए। अब ये डेफिनिट और इनडेफिनिट क्या होते हैं? डेफिनिट वो होता है जो पहले से फिक्स होता है, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। या फिर 2 o'clock, 3 o'clock, मंडे, वेडनेसडे, जनवरी, फरवरी 1947, ये जो मैं बोल रही हूँ आपको पता है, ये पर्टिकुलर एक टाइम को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि यही एक फिक्स टाइम है। तो यानी कि ये एक डेफिनेट टाइम है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम, और प्रेजेंट और पास्ट में सिंस। और जो इनडेफिनिट टाइम हुआ, इनडेफिनिट मतलब जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 2 महीने, 2 हफ्ते, 2 साल। कौन से 2 साल नहीं पता है, अभी से 2 साल कि कल से 2 साल नहीं पता, तो उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, यहां पर इसी को ट्रांसलेट करते हैं। मैं यानी कि आई विल हैव बीन, इतना तो करना ही है। ठीक है, आई विल हैव बीन क्या, खाना बनाती रहूंगी। ठीक है, I will have been preparing the food, preparing या cooking। ठीक है, I will have been preparing the food for guest 2 दिन तक, for 2 days। ठीक है, फाइन। अब हम अगर इसको नेगेटिव में करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस इसका बनाएंगे, तो बस विल और हैव के बीच में एक छोटा सा नॉट लगा देंगे। तो आई विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग द फूड फॉर गेस्ट फॉर 2 days। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट विल इधर और आई इधर आ जाएगा, यानी कि विल आई हैव बीन प्रिपेयरिंग द फूड फॉर गेस्ट फॉर 2 days। अब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की बात करेंगे, तो विल आई नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग द फूड फॉर गेस्ट फॉर 2 days। फाइन, इज देयर एनी डाउट? इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस के सारे टाइप्स यहाँ पर फिनिश होते हैं। ठीक है, अब आपके पास प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के वीडियोस अवेलेबल है। मीन्स अब आप इसको ठीक से समझ सकते हैं, पॉज करके वीडियो को बार बार देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। टिल देन बाय।